खत्म हो गया है। जैसे ही पहले चरण का मतदान खत्म होता है, जो प्रचार का केंद्र बिंदु है वो आरक्षण बन जाता है। कांग्रेस का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से 400 से ज्यादा सीट लेकर के संविधान में बदलाव करना चाहती है। ये उनकी मानसिकता है। ये खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका यह आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर के ये चाहती है कि संविधान में बदलाव हो और उसका असल मकसद यह है कि आरक्षण को खत्म किया जाए। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसको सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण में किसी तरह का ना कोई बदलाव होगा, ना किसी तरह का कोई बदलाव करने दिया जाएगा। उनका कहना है कि ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है। एक समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए जो अपीजमेंट की पॉलिसी है कांग्रेस, उस अपीजमेंट की पॉलिसी को लेकर के ये इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनको आभास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार जो आने वाली है, जो 400 से ज्यादा सीटें लेकर आने वाली है, उसको आभास होते ही कांग्रेस ये तेवर और पैंतरे बदल रही है। कभी ये कहती है कि ये लड़ाई जो है एक ऐसी दो विचारधाराओं के बीच में है जो देश को विभाजित करना चाहती है और दूसरी विचारधारा देश को जोड़ना चाहती है। तो कहीं ना कहीं अब केंद्र बिंदु प्रचार का ये बन गया है कि आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए वक्तन वक्तन इस तरह की स्टेटमेंट्स, इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें दीजिए ताकि हम इसमें परिवर्तित कर सके, संविधान को परिवर्तित कर सके, संविधान को बदल सके, ताकि जो आरक्षण है उसमें फेरबदल किया जा सके। पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह ने कहा। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी कहा कि एक आचार संहिता लागू होनी चाहिए और उन्होंने किस तरीके से कहा कि आरक्षण में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। ये भ्रमित कर रही है कांग्रेस की नेता, कांग्रेस पार्टी लोगों को भ्रमित करके वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। आइए देखते क्या कहना है गृहमंत्री अमित शाह का। ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर इन्होंने देश के विधानमंडल और संसद को कहा है कि उचित समय पर पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का यह देश प्रयास करेगा। अब मैं ये वादा देश की संविधान सभा का, देश के संविधान का देश को है और एक गाइडेंस भी है। एक प्रकार से कांग्रेस उससे वोट बैंक के कारण बिखर रही है कि ये नहीं होना चाहिए। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हम कहते हैं कि इस देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, भारत में भी होना चाहिए और अब समय आ गया है कि पूरे भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। परंतु भारतीय जनता पार्टी फर्मली मानती है रास्ता जो होगा वो होगा। हम देश में पूर्णतया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम यानी एनडीए सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके ही रहेगी। भाई दूसरी आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका में जनसभा को संबोधित किया और किस तरीके से कहा कि कांग्रेस के जो लोग लोकसभा में जीत करके आते थे, अब वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं राज्यसभा का। उन्होंने राहुल गांधी को भी कहा कि वो वायनाड से भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने किस तरीके से तंज कसे वो आपको बताता हूं मैं। चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस के कई नेताओं ने हार मान ली है। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो लोकसभा से आते थे उन्होंने राज्यसभा का रास्ता इख्तियार किया है और उनको उम्मीदवार यानी इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। आइए देखते प्रधानमंत्री ने किस तरीके से कांग्रेस पर तंज कसे हैं। आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोची है आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। साथियों,
आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। और इसलिए इस चुनाव में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाई। और देखिए, कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने चुटकी ली है, इंडिया ब्लॉक की चुटकी ली और कहा है कि राहुल गांधी जो हैं उनको वायनाड भी अब सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। अमेठी के बाद वायनाड में भी बादल मंडरा रहे हैं खतरे के, जिसके चलते वहां से भी वो बदलना चाहते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस पर करेंगे, क्या आरक्षण इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो या फिर एनडीए। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पे चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, फॉर्मर मेयर हैं, कांग्रेस के भाजपा के बड़े नेता हैं। चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत है। आरएस गिल नॉर्थ लाइन के एडिटर इन चीफ हैं, संपादक हैं, आपका भी स्वागत है। निर्मल महाना आपसे ताल्लुक रखती हैं, आपसे मतलब आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। एडवोकेट तेजा सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और एडवोकेट भी हैं। तेजा सिंह जी, शुरुआत आपसे की जाए। आपको अब एक मर्तबा क्यों याद आ गया? आप कहते हैं दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक टर्म आपने दी है डीपीए। क्या फिर आप उसी राजनीतिक पर आतुर हो चुके हैं कि इन लोगों को, पिछड़े वर्ग को लुभावने देकर, वादे देकर के उनको अपने साथ जोड़ा जाए? देखें जी, जब भी अभी आपके सामने देश के होम मिनिस्टर ने कहा कि आरक्षण उसी तरह चलता रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, हम डंके की चोट पे कहते हैं कि बिल्कुल अगर भारतीय जनता पार्टी फिर आती है, इनके कई प्रवक्ता, इनके कई विधायक इलेक्शन सभाओं में यहां तक कह रहे हैं कि अगर आपने मोदी जी को पूरी ताकत दी, 400 से पार सीटें दी, तो वो जो संविधान है उसको भी बदला सकते हैं। उनके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए। इसका मतलब है पसपर्दा इनके माइंड में एक खाका तैयार है। ये चाहते हैं कि हमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, आपको लगता है और इसलिए आप दलित समाज पर आप राजनीति कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सरासर गलत है। ये हम पहले से उनकी प्रोटेक्शन करते आए हैं। हम अमेठी से लड़वा देते उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेठी से लड़वा देते इलेक्शन उनको। वो हमारी, देखें जी, वो किसी पार्टी की आपने जाती मर्जी है, पॉलिसी है। हम कहां से उठे कहां से ना उठे वो हमारी बात है। रायबरेली को भी खाली कर दिया आपने। इसमें हमने मोदी जी और अमित शाह जी या बीजेपी के हेडक्वार्टर से कोई प्रमाण पत्र नहीं लेना है। जो वो कहेंगे हम वो ही करेंगे।
हम जहां से लड़ेंगे, किसको लड़ाएंगे, ये हमारी ताकत है। जो कांग्रेस पार्टी है ये बहुत बड़ी पार्टी है, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। वक्ती तौर पे आते जाते रहते हैं, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, लेकिन ये कहना चंद्रमोहन जी, सनातन पर प्रहार करने से आपको लगा कि आपको कुछ नहीं मिला है, अब अल्टीमेटली आप बांध रहे हैं मिनॉरिटी के और पिछड़े वर्ग को। हम सनातन पे बिल्कुल प्रहार नहीं कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के स्पुतनिक का बयान देख लेते, आप सुन लेते किस तरीके से उन्होंने कहा कि सनातन खतरे में। उन्होंने किस लहजे में ये बात कही है उसमें, उसके बाद स्पष्टीकरण भी उन्होंने दे दिया है। बाकी कांग्रेस में 80% से ज्यादा लोग जो है वो सनातनी है, सनातन को मानने वाले हैं, सनातन की कदर करने वाले हैं। और चंद्रमोहन जी, क्या ये सनातन का विरोध करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस? आपने उनको सिखाया है कि सनातन का विरोध किया जाए, क्योंकि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, पोलराइजेशन की राजनीति करना तो कोई आपसे सीखे? आप मास्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। मैं एडवोकेट तेजा सिंह जी मेरे बड़े सीनियर और बड़े भाई हैं, उनको एक बात याद कराता हूं। कितनी कुछ करने के बाद पिछले 528 साल के बाद वहां मंदिर बना है, और कितनी इन्होंने आजादी के बाद उस मंदिर में अड़चने डाली हैं, कितने वकील खड़े हैं, रात को न्यायालय लगवाए हैं, उसके बावजूद भी वहां के ट्रस्टियों ने, इनके जो अध्यक्ष थे उनको बुलाया, श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया, उसके बावजूद भी वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए? एक डर है हमारा वोट बैंक हमारा खिसक ना जाए। अगर ये कहते हैं कि अगर इनको बात है लड़वाए ना सोनिया गांधी को, क्यों वो जा रही है राज्यसभा में? और राहुल गांधी भी आप देख लेना, अब उनको वहां से हारेगा वायनाड से, वो हारने के बाद फिर वो भी राज्यसभा से वहां जाके बैठेगा चौथ दरवाजे से, जैसे हमने सुना है। और जो अमित शाह जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन आप पर यह आरोप लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था उसको आपने हाईजेक कर लिया था, भाजपा का कार्यक्रम बना दिया था, इसलिए वो नहीं आए। शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य आपके इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, आपको इसका जवाब देना होगा। आधे अधूरे निर्माण में आपने प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। देखिए, हम ट्रस्ट हमने नहीं करवाई, वो यहाँ का जो ट्रस्ट है जिसने वो मंदिर बनाया उन्होंने सबको बुलाया, पूरे देश के संत महात्माओं को, कोई कारणवश नहीं गया होगा। मैं शंकराचार्य की बात नहीं करता। बेसिकली बाद में मैं देखा कुछ कांग्रेस के लोग झंडा लेके वहां चलान कर रहे हैं सरजू में, वो झंडा दिखा रहे हैं वहां पे जाके, जो वहां के अध्यक्ष हैं वहां वो जा नहीं रहे हैं। लेकिन बात जो आज हमारा मेन इशू है हमारा, जो इनको एक खतरा है संविधान संविधान संविधान। 10 साल हमारी सरकार रही मेजॉरिटी के अंदर, हमने संविधान के बारे में कोई टच भी नहीं किया, और आने वाले समय में भी 400 पार भी जाएंगे। जो भी देश की जनता, जो भी जनार्दन हमें जो फैसला देगी, बोलिए देगी, इसी तरह हम लोग देश की सेवा करते रहेंगे। अपने भाई को मिसाल देना चाहता हूं, आने वाले समय में इलेक्शन जो बिल्कुल, अगर हम कुछ करना चाहते थे पिछले 10 साल में कर सकते थे, क्यों करेंगे? जो कॉमन सिविल कोड की बात है हमारे आपकी मंशा सिर्फ इस बात से साफ होती है कि हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन की तकरीरी के लिए एक ज़ाब्ते अमल बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक बड़ा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है, इसमें बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, और इसमें प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए। लेकिन उस फैसले को कलअदम करार देकर, और वही सुप्रीम कोर्ट इस वक्त वहां बैठी हुई है, ये उनकी नरादरी है, उनकी तौहीन है कि उस फैसले को रिवर्स करके उन्होंने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उससे बाहर निकाल फेंका, बल्कि नया उसकी जगह दूसरा मंत्री अपॉइंट करके एक नए इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कर दी। इससे आप लोगों की मंशा बिल्कुल साफ जाहिर होती है। माननीय हमारे अधिवक्ता हैं, बड़े सीनियर अधिवक्ता हैं, इनको आज याद आ रही सुप्रीम कोर्ट की, जब शाह बानो का जो फैसला था इन्होंने बदल दिया पार्लियामेंट में जाके, तब इनको नहीं आया। उस वक्त आप ही बोलते थे, जिस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था शाह बानो को खर्चा देने के लिए, उसके लिए 3 लाख, तब इन्होंने जाके वहां बदल दिया, तब सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आई। तेजस सिंह जी, शाह बानो का केस आपको बार बार कुरेदना पड़ेगा, देखिए आपको फेस करना पड़ेगा। मैं कहता हूं, अगर हमने कोई गलत बात की है, क्या यही गलत बात ये भी करेंगे? नहीं, अगर ये क्या चाहते हैं वही बात है हम भी करें। ये तो अपने आप को बड़े मार्गदर्शक बनाते हैं, ये बोलते हैं कि हमसे कभी गलती नहीं होगी, और ये सीधी बात है, एक बार नहीं
सैकड़ों बार इनके बड़े जिम्मेदार विधायकों ने इलेक्शन रैलियों में, मीटिंगों में ये बात कही है और लोगों को भंवर कराया है। अगर आप चाहते हो कि मोदी साहब कोई बड़ा फैसला करें, विधान को बदलाएं, तो आप उसको मजबूत करें, उसको 400 से ज्यादा। हम इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बना हुआ जो संविधान द्वारा संविधान है, उसका पूरा अगर कोई हम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी करते हैं, हम उसको करना पड़ेगा, उसके बिना चारा ही नहीं है। हम उसको वो समझते हैं, बाइबल समझते हैं। इन्होंने ये कहा, इन्होंने बहुत कुछ बदला इस देश के लिए, बहुत कुछ किया हुआ है। हमारा जो एजेंडा है 370 था, हमने उसको हटा दिया। कॉमन सिविल कोड हमारा एजेंडा है, सिर्फ इसी 370 को लेकर बैठे रहो, नहीं हटाते। चलिए गिल साहब आप भी जानना चाहते हैं। देखिए, संविधान में संशोधन अमेंडमेंट एक रूटीन मैटर है। क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत या 2/3 बहुमत लेकर के संविधान को बदलना चाहती है पूरी तरह से? क्या कोई सरकार प्रियम्बल से सेकुलर वर्ड हटाना चाहती है? आप मुझे बता दीजिए। संविधान को बदलने की जो अभी चर्चा चल रही है जी, पहली बात तो हमें यह समझनी चाहिए कि इस समय चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में क्या होता है कि जो सत्ता पक्ष होता है वो हमेशा अपनी उपलब्धियां लेके जाता है लोगों के पास, ताकि उनको लुभाए और उनसे वोट ले और दोबारा सत्ता में आए। अब जो विरोधी पक्ष होता है उसकी यही कोशिश होती है कि वो उनकी खामियां, सरकार सत्ता में जो लोग हैं उनकी खामियां गिनाएं। हाँ, उनकी खामियां, उनकी नीतियां, और इवन कुछ हद तक कई बार नीतियों से बाहर भी जाकर कोई भी नैरेटिव बना के वो एक विरोध का माहौल पैदा करें, ताकि, क्योंकि उनके लिए देखिए ये वजूद का सवाल है। अभी चुनाव में अगर वो आज हवा चेंज कर देंगे, हवा का रुख चेंज कर देंगे, तो कुदरती बात है सत्ता का सुख भोग सकते हैं, नहीं तो फिर विपक्ष में बैठना पड़ेगा। उनके लिए जीने मरने का सवाल है। अब बात आई संविधान की। पहली बात कि क्या संविधान में तब्दीली हो सकती है, पहला सवाल यह है। मैं पहले एकेडमिक बात करूंगा जी। संविधान में अनुच्छेद 368 में ये क्लियर लिखा है जी। जब संविधानकारों ने ये प्रोविजन दिया है कि संविधान में वक्त के मुताबिक आर्थिक तरक्की के साथ सामाजिक न्याय के लिए या जो भी जैसे एवोल्यूशन होती है उसके साथ साथ संविधान में उसमें अमेंडमेंट का प्रोविजन रखा है। अब सवाल यह है कि अगर आप किसी संविधान में कोई तब्दीली का प्रोविजन ही नहीं रखेंगे तो वो एक स्टेल हो जाएगा, जैसे पानी तालाब में पानी खड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि संविधान को बदलने के लिए बहुत बड़ी बात है ये कहना। अमेंडमेंट लाना एक अलग बात है, कानून बना के लाना एक बिल्कुल अलग बात है, और संविधान के मूलभूत ढांचे में चेंज करना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसकी एक प्रक्रिया है। क्या कोई पार्टी अफोर्ड कर सकती है इस तरह से पूरे संविधान को बदलना? मैं जाती तौर पर जो मेरे विचार हैं, कोई भी पार्टी, क्योंकि ये संविधान में तब्दीली की प्रक्रिया तो है लेकिन वो इतनी जटिल है कि आप किसी भी पार्टी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि संविधान को चेंज कर दें। जिस संविधान के बल पर वो सत्ता में है उसको कैसे चेंज कर देंगे? पहली बात उसकी प्रक्रिया है। अगर आपने 2/3 मेजॉरिटी लाई, पहले तो नंबर जुटाना बहुत बड़ी बात है, दूर की कौड़ी है, ठीक है जी। 2/3 बहुमत आगे आपके, हाँ जी, एक तो आपका नंबर होना चाहिए, राज्यसभा में भी होना चाहिए और लोकसभा में भी होना चाहिए। फिर संविधान में तब्दीली लाने के लिए 50%, देखिए ये स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तब्दीली लाने के लिए 50% जो राज्य हैं उनकी भी अनुमति चाहिए जी। तो ये संविधानकारों ने इसमें रखा कि अगर कभी संविधान में तब्दीली लाने का प्रावधान बनेगा तो सभी पक्ष, सभी विपक्ष पक्ष, सभी लोग मिलके इस चीज पर चेंज। जैसे जीएसटी का मैं आपको एग्जांपल दूंगा जरूर। जीएसटी एक संवैधानिक तब्दीली थी, उसके लिए आपको पता है कितना लंबी प्रक्रिया हुई, बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। पार्लियामेंट में, लोकसभा में मेजॉरिटी थी, लेकिन उसको राज्यसभा में भी सभी विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस में लाकर उनको बताना पड़ा और राज्यों में भी, तब जाके उसकी तब्दीली हुई। इसलिए जो मूलभूत चेंज है वो संविधान में नहीं हो सकती। और उसके भी ऊपर एक और है,
सुप्रीम कोर्ट जो बैठी है उसके पास ये उसका कार्य क्षेत्र है कि संविधान में किसी भी तब्दीली को जो मूलभूत ढांचे में होगी उस पर एक पैनी नजर रखे और वो चैलेंज करे, वो चलिए निर्मल जी करेगी। से जानना चाहते हैं। निर्मल जी, क्या मंशा लगती है आपको भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से 400 के पार की वादा करते हैं, दावा करते हैं, और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस तरह के बयान भी देते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए 400 पार जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि बड़ी विडंबना है और आज अपने आप को हम लोग बड़ा डिग्रेडेड महसूस करते हैं। आपने अभी अभी सुना, एंड आई एम श्योर नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उनकी भाषा, आप भाषा की मर्यादा की बात करते हैं ना। आप देखिए क्या शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि ये अपने कपड़े फाड़ेंगे, एक दूसरे के बाल नोचेंगे। आप मुझे ये बताएं, एक इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ऐसी भाषा बोलते हुए अच्छा लगता है इनको? आप कुछ भी बोल रहे हैं, यानी विपक्ष कुछ भी बोल रहे हैं। तो देखिए सोनिया, एक मिनट से चंद्रमोहन जी, एक मिनट देखिए, सोनिया गांधी जी ने क्या बोला, नहीं बोला आपने? एक सेकेंड, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं एक मिनट, जो मेरे से सवाल पूछा गया मैं उसकी बात कर रही हूँ। चंद्रमोहन जी, आपकी बारी आएगी, आप तब जवाब दीजिए, लेकिन आप मेरी बात सुने। नंबर 2, दूसरा ये है, नीति बदलने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है, ये चुनी हुई जनता का अधिकार होता है। और जहां तक संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। मेरे को पैनलिस्ट ने ये बोला कि जो भी चीज आप अमेंडमेंट करते हैं संविधान में, कोई भी बोलते हैं या कोई पॉलिसी बनाते हैं, आप देखिए दिल्ली की सरकार के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया, जब इन्होंने अप्रोच किया कि भैया हमारे धीरे धीरे सारे अधिकार, चुनी हुई सरकार के अधिकार आप ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दे रहे हैं, तो हम क्या करें? पुलिस आपके पास है, बाकी सारे, कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं हम कर सकते, किसी को नहीं कर सकते। तो जो ऑर्डर्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने रातों रात उसमें अमेंडमेंट करके पॉलिसी बनाई थी, उसी में आप उलझ गए हैं। उसमें भी गवर्नर साहब के साइन हैं, आपको अगर पता होगा तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बिना किसी को बताए कोई भी काम कर रही है। लिकर पॉलिसी के फाइनल पेपर्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सिग्नेचर हैं। वो बाद में, ठीक है, कोई भी चीज बनती है, कोई पॉलिसी बनती है, उसमें कोई गलत कुछ होता है, उसका प्रभाव होता है, तो वो बदल दी जाती है, और वो बदल दी गई। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये इलेक्टेड लोगों का अधिकार है कि गवर्नमेंट, और सबसे बड़ी बात है, जब भी कोई अमेंडमेंट करते हैं, आपको जो भी विपक्ष में बैठा हुआ है, चाहे जो भी है, आपने उसको भी संज्ञान में लेना होता है, उसको भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है। पर जितनी भी अभी पॉलिसीज में अमेंडमेंट पीछे आप देखें 2-3-4 साल में हुई हैं, कि विपक्ष से कुछ नहीं पूछा गया, कोई इनके साथ डिस्कशन नहीं, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुई। जब डिस्कशन, एक मिनट, जब डिस्कशन की बारी आई, टेबल किया जाता है, विनोद जी, एक मिनट विनोद जी, जब विपक्ष में बोलने की बारी आई, 142 चुने हुए पार्लियामेंटेरियंस को आपने पार्लियामेंट से बाहर निकाल के बिठा दिया, और जो कोई ज्यादा बोलता है आप उसको जेल में डाल देते हो, आप उसको रेस्ट्रिकेट कर देते हो। तो मतलब सरकार क्या समझती है अपने आप को? लोगों ने मैंडेट इसीलिए दिया होता है कि आप सारे लोगों को मिलके, नो देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं नो लूटने की बात कहाँ, देश को लूटो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है, आपने अभी, आपको तो जवाब देना पड़ेगा आपकी पार्टी को। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अभी इलेक्शंस की वजह से उसको कोई छेड़ नहीं रहा, लेकिन उसका भी आएगा। देखिए, हर इंसान जो है अपनी पार्टी, जिसका भी वो पार्टी का होता है, उसको वो चंदे के रूप में देता है। इनकी पार्टी को भी बहुत कुछ मिला है। फिर तो अगर हमारे को लोगों ने दिया चंदा, अगर आम आदमी पार्टी को दिया भी चंदा या जो भी किया, तो आपने सारे एक एक करके हमारे मिनिस्टर्स जेल में डाल दिए। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि आपने उनको जेल में डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके साथ, एक मिनट, सबसे बड़ी बात, एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक मिनट चंद्रमोहन जी, मतलब इनकी इतनी घटिया सोच हो गई है कि आप उनके खाने पे, एक मिनट, आप उनके खाने पे, आप इतना, मतलब आप अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं कुछ भी। आप अभी तक 2 साल में कुछ प्रूव नहीं कर पाए हैं।
प्लीज नो, आप अभी तक 2 साल में कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए हैं चंद्रमोहन जी, तो इसलिए आप अभी अपना मुंह ना खोलें तो अच्छी बात है। दूसरी बात जो है, आज ये बात हो गई, नो, आज ये हाल है कि आप उनके खाने पे चर्चा कर रहे हैं। मतलब इस चुनी हुई सरकार है, कोई काम धाम नहीं है आपको। आप ये देख रहे हैं कि केजरीवाल जी आम कब खा रहे हैं, वो पूड़ी छोले कब खा रहे हैं, वो ये क्या कब खा रहे हैं। देखिए राजनीति का स्तर आपने इतना घटिया कर दिया है, इतना निम्न स्थिति का कर दिया है कि मुझे शर्म आती है इस देश में ये बोलने में, और कोई हिचक नहीं है। खाना खा रहे हैं तो खाना नहीं खाएंगे क्या? आप लोग तो चाहते ही हैं कि वो मर जाएं जेल में ही, तो बस सफाई खत्म हो जाए। क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती है तो वो केजरीवाल और हमारी पार्टी से डरती है, और उन्हें पता है आज आपको ये सामने अगर कोई खड़े होने की किसी में हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी की हिम्मत महाना है। जी, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन महाना जी को पहले मैं बता देता हूँ, महाना जी राजनीति का स्तर कैसे और कब गिरा है ये अन्ना हजारे बेहतर बता सकते हैं, जो साइड पे केजरीवाल बैठे रहते थे। और महाना जी आपके पास आऊंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन पहले मैं तेजा सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। 10 साल 10 साल हो गए, पूर्ण बहुमत था, 303 थे 2019 में, क्या संविधान में किसी तरह की इस तरह की छेड़खानी की जिससे आप लोगों को डरा रहे हैं? क्या आरक्षण को लेकर के कोई चर्चा, एक भी चर्चा हुई कि हम SC या ST की आरक्षण को कम करेंगे? क्यों आप बरगला रहे हैं? पिछड़े वर्ग को आप बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। देखें जी, कहने की बात ये बिल्कुल स्पष्ट है, इन्होंने जो कुछ किया है वो भी आया है, वो सारा हिंदुस्तान जानता है। यहां तक कि आज अगर आप इंटरनेशनल प्रेस को देखें, फॉरेन कंट्रीज में मोदी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में, आपका जो विदेश प्रेम है ना, वो कब जाएगा? नहीं, मैं कहता हूं कि इस वक्त हमारे अलावा पाकिस्तान में जाकर के जोली फिराते हैं, मोदी को हराना है। मैं कहता हूं जिन लोगों को इस जहां कोई सरोकार नहीं है वो भी तबसरे करते हैं, और जो वो बातें बताते हैं वो भी एप्रीहेंड करते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को खतरा है। मोदी साहब की एक बार फिर अगर आमद हुई तो हिंदुस्तान की जमहूरियत को खतरा है। वहां के कई ऐसे समुदाय हैं जिनको खतरा है। ये बात नहीं, कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी, कांग्रेस तो चलता बना करेगी। अब 4 जून को 4 पे जाएगी। हाँ, आप बेफिक्र रहें, कांग्रेस बाज़ाब्ता यही है। 70 साल से कांग्रेस ने राज किया है, आइंदा भी वो लोगों की रहनुमाई करेगी, लोगों के काम जो है वो करेगी, और उसके लिए वो वचनबद्ध है जी। तेजा सिंह जी काम करते तो सीटें भी फिर 400 होती ना, काम करने से नहीं किया तो भी 44 आ गई। भाई चंद्रमोहन भाई, आप क्यों परेशान होते हैं? आप आगे देखिए, होता है क्या इब्तिदाई इश्क है। आप अब देख लेंगे ना आगे क्या होता है। बार मैं यही सवाल पूछता हूँ आपसे, मणिशंकर अय्यर को क्या जरूरत पड़ी थी वहां पे झोली फैलाने की, जाकर के भीख मांगने की, मोदी को हटाना है पाकिस्तान, अपनी हमारी हेल्प कीजिए? क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर एयर और सर्जिकल स्ट्राइक होता तो आप कहते कि चंद पेड़ ही गिरे हैं? क्यों मांगते हैं इस तरह के सबूत आप? फिर लोगों में निराशा और नाराजगी व्यापक रहेगी। ये सरासर कांग्रेस को बदनाम करने की बातें हैं। हमने एक बार नहीं लाख बार कहा है, हमें हिंदुस्तान की सेना पे फक्र है, और हिंदुस्तान की सेना ने जब से हिंदुस्तान का जन्म हुआ है, हिंदुस्तान की सेना ने हमारा सर ऊंचा किया है फक्र से। और जो कुछ सबूत क्यों मांगे थे? और ये सिर्फ ये कहते हैं कि हमने घुस के मारा। ओ भाई, वो कांग्रेस ही थी जिसने 3 लड़ाइयां लड़ी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। वो उन्होंने घुस के नहीं मारा, कमरे में बैठे थे। जब बॉम्बे में अटैक हुआ, कसाब को इन्होंने रात को नियाले लगाया, रात को कसाब जुलाई था, इनका दबाव था कसाब इनका। उसके बाद कुछ क्या किया, बात घुस के पाकिस्तान को, मोदी ने मारा पाकिस्तान को, करवाया। तब नहीं गए उधर क्रिकेट, उल्टा क्रिकेट खेलने चले गए। क्या बात करते हैं जनरल साहब जो थे, आप बात करने के काबिल उनकी क़यादत में हमने जंग लड़ी और 90,000 फौजियों को सरेंडर कराया। ये दुनिया में एक हिस्ट्री है। आपने जंग जीती है मैदान में, टेबल में हर एक जंग को हारा है, सरेंडर पर हर एक जंग को आपने हारा है। सबने लिया पाकिस्तान को, जो हमारा इलाका था वो भी नहीं लिया, या तो अपना लेते। उस वक्त हमारे पास था, हम पाकिस्तान को घुटने लगवा सकते थे, हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उस वक्त वहां पे मुझे याद है, मैं तो मुझे याद है शिमला के अंदर समझौता किया,
चंद्रमोहन जी, चाइना को लेकर के आपको भी मुंह छुपाना पड़ता है जब कांग्रेस आरोप लगाती है। हम हर चीज चाइना की इंकर्शन को लेकर के जब कांग्रेस आरोप लगाती है आपको भी मुंह छुपाना पड़ता है। बताइए ना, आने वाले जब चाइना को लेकर के कांग्रेस आरोप लगाते आपको मुंह छुपाना पड़ता था। इनकर्शन हुआ है, चाइनीज अंदर आ चुके हैं, ये आरोप लगाते तो हमारे पास कोई आरोप लगाई हमारे पास उचित जवाब नहीं होता है। भाषण में क्या किया, हमारे फोटो के पास वोट ही नहीं थे, उनके पास मिशन नहीं था। चाइना का जो सारा हमारा इलाका चाइना ने लिया था, नेहरू जी पार्लियामेंट में कहते थे क्या है वहां पे कुछ होता ही नहीं है, वहां पे होता ही नहीं है। आपकी बात क्या करो, तो आपकी भी आपको याद कराएंगे, एक एक बात याद कराएंगे जो अपने लिए देश के लिए आज देश भुगत रहा है, आज देश भुगत रहा है जो नेहरू करके गया है, इसलिए जो इंदिरा गांधी करके गई है। हम आएंगे 400 पार जाएंगे, इस देश को फिर अखंड भारत करेंगे, फिर सबको मिलाकर हम एक देश करेंगे जो एक देश था भारत। कहीं संविधान तो नहीं बदलोगे ना? एक देश करेंगे अखंड भारत। महाना जी से जानना चाहते हैं, महाना जी को बड़ा तंज लगा है जो मैंने कहा था कि एक मिनट, मैं बड़े अन्ना हजारे के साथ में, अन्ना हजारे को बाद में बात करते हैं। पहले मैं आदरणीय अपने चंद्रमोहन साहब से एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आप आरक्षण वगैरह की बात करते हैं, आप मुझे बताएं, आपको हमेशा जब भी कोई बात होती है तो आप सीधा पीछे इतिहास में क्यों पहुंच जाते हैं? आप रिसेंटली बात करिए, आप राम मंदिर के उसमें बात करते हैं कि ये नेता नहीं आया, वो नेता नहीं आया था। पूजा का अधिकार हर इंसान को है, और भीड़ में जाके एक वीआईपी की तरह अगर कोई नहीं जाना चाहता, बाद में माथा टेकना चाहता है, हमारे केजरीवाल जी बाद में गए, पूरा परिवार लेके गए। नंबर 1, आप मुझे ये बताएं भाई साहब कि आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं बुलाई वहां पे मुर्मू साहब? आपने रामनाथ कोविंद साहब को क्यों नहीं, हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री, क्यों नहीं बुलाया? आप SC ST की बातें करते हैं। नो, मैं कंफर्म कर दूंगा। क्या कोविंद जी को मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां ना जाए अगर उनको निमंत्रण मिला। आपने बुलाया ही नहीं। अभी लेटेस्ट आप देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मैं मानती हूँ आदरणीय आडवाणी जी एज हो गई है उनकी, वो बैठे हुए हैं। मुर्मू साहब प्रेसिडेंट ऐसे खड़ी हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के वहां गप्पे मार रहे हैं। प्रोटोकॉल कहता है इफ शी इज स्टैंडिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीइंग अ मैन शुड बी स्टैंडिंग। हमारे फौज में अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल बैठा होता है, एक सिपाही की बीवी भी आती है, वो खड़े हो जाता है। आप कौन सी बातें करते हैं कि हम महिलाओं को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उनका ये कर, कुछ नहीं कर रहे। आप खाली जुमलों की बातें आरक्षण का प्रपोजल इन्होंने मारे गया है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। एक मिनट, मैं दूसरा सवाल आपने जो पूछा, आपने अन्ना हजारे जी का स्टेटमेंट एक सुना है, आपने दूसरा स्टेटमेंट के बारे में आप क्यों बात नहीं करते? मैं वो दिन याद कर रहा हूं, जो उन्होंने एक मिनट जो उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लिए बोला, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, उन्होंने बोला कि इतना सच्चा लॉयल इंसान जो है, अच्छे काम करने वाले को अगर आपने जेल में डाल रखा है तो ये विडंबना है। लोकपाल बिल की चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप नहीं, अन्ना हजारे जी की जब आप चर्चा करते हैं ना, तो अन्ना हजारे इतने ही ग्रेट होते तो आते ना पॉलिटिक्स में और देश की जनता के लिए काम करते, ठीक है? आके बैठ जाता और अपने आप को अभी केजरीवाल को मैं नहीं जाऊंगा, मैं बना करके आपके सत्ता से अफसोस है, अफसोस है। एक प्रोटोकॉल होता है, क्या आपको लगता है वो घर पे सर पे उठा के लेके जाएंगे? वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहेगी और उसको मेंटेन करना हर किसी का काम है। हम लोग MES के घरों में रहते हैं, हम उसे भी मेंटेन करते हैं। साहब, सियासत का मेयार गिर गया है या मुद्दों की कमी है? सियासत का मेयार गिर गया है या मुद्दों की कमी है? जिस तरीके से हम अब आरक्षण को भी एक बड़ा मुद्दा बना करके डराना चाहते हैं उन लोगों को जिनको संवैधानिक सेफगार्ड मिला है, संविधान ने जिनको सुरक्षा दी है कि आपको आरक्षण मिलेगा, हम इस सियासत करके उसको क्या डराना चाहते हैं? देखिए, जहां आरक्षण का सवाल है जी, सामाजिक न्याय जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, और हमारे भारत की जो राजनीति है उसकी भी अगर देखी जाए इतिहास है, और पिछड़े वर्ग में जो आज से सदियों पहले कुछ हुआ उसको ठीक करने के लिए जो नए लोग राजनीति में आए स्वतंत्रता संग्राम के बाद, उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक न्याय के लिए पिछड़े वर्गों को आगे लाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आने वाले समय में, भविष्य में, नया मुल्क था,
नई व्यवस्था थी, नए मुद्दे थे, भुखमरी थी, दुनिया बड़ी गुर्बत में थी, हालात बहुत खराब थे। उस समय एक कंसीव किया गया जी 10 साल 20 साल का एक प्रोग्राम, 10 साल पहले 10 साल ही था, 10 साल का प्रावधान किया गया, फिर वो एक्सटेंड होता गया। ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने भी वो एक्सटेंड किया। मैं एक तो एकेडमिक बात हो गई जो मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बड़ा बदलाव जो लाना है उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, वो आसान काम नहीं है। जीएसटी का उदाहरण दिया था, वो तो अलग बात है। दूसरी बात जो मैं व्यवहारिक तौर पर कह रहा हूं, राजनीतिक तौर पर कह रहा हूं, इस मुल्क में, भारत में 50% के करीब जो पॉपुलेशन की है वो दलित और पिछड़े वर्ग की है। बिल्कुल। कोई भी राजनीतिक पार्टी आरक्षण को फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती, टच नहीं कर सकती, सुसाइड होगा। इसलिए मैं इतनी बात जरूर, मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं कि इस भारत की राजनीति में फिलहाल आने वाले कोई 10-20 साल में, आगे वक्त बदल जाए तो मैं कह नहीं सकता, अभी जो सत्ता को यानी कि सत्ता पाने के जो हमारे हथकंडे हैं, यानी कि हम राजनीति के निम्न स्तर पर हैं। अगर देखिए इसमें दूध का दूल्हा कोई नहीं है, जो भाषा अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी पर आक्षेप लग रहा है, वही उससे भी बुरी भाषा विपक्ष के लोग बोलते हैं। हमारे केजरीवाल जी भी कहानियां सुनाते हैं असेंबली में, जी अब प्रोटेक्शन के, कि वहां कुछ नहीं होगा तो चलो मैं करूंगा। माफ करिएगा कि कोई भी राजनीतिक कार दूध का धुला नहीं है। एक देखिए, राजनीतिक जीव है, राजनीतिक पार्टी है, उनका लक्ष्य क्या है? सत्ता हासिल करना। अब सत्ता हासिल करने के लिए आप जिस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, आप लोगों को कैसे लुभाते हैं, किन नारों के साथ जाते हैं, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप ये बताइए कि कांग्रेस का ये कहना कि आरक्षण में बदलाव कर देगी 400 से ज्यादा सीटें, ये सियासत नहीं है। बिल्कुल। और मैं उस पर आता हूं, अभी आता हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, चुनावी माहौल में एक पक्ष का काम है माहौल को इस सत्ता पक्ष के विरोध में बनाना। कैसे बनाएंगे? सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाता है, ठीक है जी, हमने ये किया, 10 साल में ये किया और हम डिजर्व करते हैं, हमें एक चांस और दीजिए। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष के लिए मरने जीने का सवाल है। वो कुदरती बात है, मैं समझता हूं कि वो अपनी राजनीति कर रहे हैं ये, लेकिन ये राजनीति जो है ना, ये तो अवाम पर है। देखिए, अवाम के विवेक पर शक करना, अवाम की समझ को चैलेंज करना है कि जी संविधान बदल देंगे, जी आरक्षण खत्म कर देंगे, ये मैं समझता हूं कि जो जनता है वो इतनी समझदार है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये माहौल बनाने की वाली बात है, विरोध में माहौल बनाना है, तभी तो चुनावी हवा चेंज करेंगे। चलिए, चंद्रमोहन जी से जानना चाहते हैं। चंद्रमोहन जी, कांग्रेस ठीक ही आरोप लगाती है आप पर पे कि अघोषित आपातकालीन आपने लगा दिया। विनोद जी, कांग्रेस ने अनडिक्लेयर इमरजेंसी आपने लगा दी है। अभी महाना जी ने कहा कि 100 से 150 के करीब आपने सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप बोलिए, देखिए, वो किसी बात पर आवाज उठा रहे थे, 3 लोग अंदर घुसाए थे पार्लियामेंट में, उसको बात कर रहे थे। जिस तरीके से आप एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस आरोप लगाती है। क्या ये हुआ कि फिर यूनाइटेड नेशन कहती है कि लोकतंत्र आपके खतरे में है? क्या जवाब है आपके पास? देखिए, पहली बात है, जो नियम है लोकसभा के, उसके अंदर जो भी कोई रूल एंड रेगुलेशन है उसी का होता है। बाकी में मेन जो बार बार आरक्षण 400 पार जी कह रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, 10 साल में हमने आरक्षण किनको दिया? EWS को, जो इस देश के गरीब हैं उनको दिया 10%, ताकि वो हर एक गरीब को इसमें मौका मिले। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो हमने किनको आरक्षण दिया? ST को, जो पिछले 70 साल से दबे हुए थे, हमारे गुजर भाई, पहाड़ी भाई, उनको, POJ के रेफ्यूजीज, हमारे वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, हमारा ये वाल्मीकि समाज जो सारी उम्र से वैलिड हो रहा था, इनको दिया। आने वाले समय में भी जो अमित शाह जी ने यहाँ कहा है, अपना डंके की चोट पे किसी को, कोई आरक्षण को छूने वाला नहीं है। कांग्रेस ने पहले मिनॉरिटी को डराया है 70 साल, अब इनको डरा रही है, वो अब लोग डरने वाले नहीं है। मेरे भाई पत्रकार ने कह दिया है कि लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं। आज जो बच्चे हैं, बच्चे 18 साल के, जो इंस्टाग्राम पे हैं, गूगल पे है, वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार है। दादा पोते को बोलता है, यार मेरा मोबाइल ठीक कर देना। दादा
पोते को वोट। पहले जो होता था की वोटर दादा होता था, आज की वोटर पोता है। ये हालात हुए हैं पिछले 10 साल में। बच्चे हमारे नौजवान आ गए हैं। महाना जी कुछ हाँ, मैं ये बहुत अच्छी बात कंट्राडिक्ट है। कर रहे थे आप। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा आपके प्लेटफॉर्म पे यही बोलती हूँ, जो भी सरकार अच्छा काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, उसको सत्ता में आना चाहिए, चाहे कोई भी हो। नंबर 2, आप मेरे को ये बताएं, जो आप ये कह रहे हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही बोला कि ये तो अब युवराज जो हैं इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे, ये राज्यसभा में जा रहे हैं, इलेक्शन से डर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर वो राज्यसभा में जा रहे हैं तो क्या हो गया? आज हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा, तो आज वो होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है ना। कहाँ से इलेक्शन लड़ा उन्होंने? आज तक उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, बार-बार आप लड़ रहे हैं ना। आज से पहले भी जीते, असेंबली में गए, वहां भी होम मिनिस्टर से गुजरात के मैडम पढ़ के आएगी। दूसरी जो बड़ी बात है, अगर आप इतना ही ज्यादा आपको लग रहा है कि कांग्रेस ये बोल रही है कि आरक्षण, ये संविधान बदल देंगे, तो आपको अगर इतना ज्यादा अपने पे कॉन्फिडेंस है, तो आप मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आपके जो ये 2-3 मिनिस्टर्स ने खुले में, ओपन में मीडिया को बोला है कि संविधान बदल देंगे, हमें मैंडेट दो, तो आप उनके अगेंस्ट आपने आज तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? अनंत देखिए, ये राजनीतिक तौर पर, दल के तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं है। जो वहां के उत्तरी कन्नड़ा के वो थे एमपी अनंत हेगड़े, ये उनकी स्टेटमेंट थी, उन्होंने बोला था। अगर उन्होंने बोला, अब बीजेपी को तो एम्बेरस किया उसने। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने वो अपना थोड़ा दिखाया कि भाई हम इसके साथ नहीं है, उन्होंने उनको टिकट ही नहीं दी। तो एक्शन तो लिया है मैम, एक्शन तो लिया। टिकट नहीं देना कोई एक्शन नहीं होता है, क्राइम थोड़ी किया उन्होंने। अगर ऐसा बोला है, अभिव्यक्ति की आजादी है, आप उसको फौरन जेल में डाल दो। मैडम, आप पार्टी ने कहा ये कांग्रेसी भ्रष्ट है, शीला दीक्षित भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, उनके साथ सरकार डाली। मैं बुराई और अच्छाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके दोगलेपन पे बात कर रही हूँ कि आपकी पार्टी, और आप सबसे बड़ी बात है 142 जितने भी मिनिस्टर्स वहां बैठे हैं, वो सारे, उनको डिसिप्लिन नहीं आता, वो उनको सारे इनडिसिप्लिन है ऑपोजिशन वाले। सिर्फ डिसिप्लिन अगर पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर। अगर डबल स्टैंडर्ड की बात आप करें तो आप उचित नहीं है, नहीं, क्योंकि केजरीवाल कहते थे मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं राजनीति में ही नहीं आऊंगा। उसके बाद राजनीति में आए, नहीं राजनीति में नहीं आऊंगा। तो देखिए, अब अगर आज हम अलायंस का हिस्सा हैं तो हम देश को बचाने के लिए आए हैं। हमारे को अलायंस किसके खिलाफ? देखिए, उसके खिलाफ लड़े पहले, उसके बाद अलायंस का हिस्सा। कोई बात नहीं, तो क्या आपके भी एनडीए में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप गालियां निकालते रहे हैं, लेकिन सबको हमने खंडे में लाए हुए हैं। हम जोड़ने वाले हैं, आपने पीडीपी जोड़ते हैं। आप दूध के धुले नहीं है, आप भी, हमारा बात चलेगा, हम आपको भी जोड़ेंगे। आप सिर्फ मतलब देखते हैं कि ये वाला कैंडिडेट मेरे काम का है, ये पार्टी मेरे काम की है, तो मैं चलो तो दूध के धुले आप नहीं है, आप ये छोड़ दीजिए। और जहां तक केजरीवाल जी की घर की बात आप करते हैं, हमेशा आप उनके घर पे ही पहुंच जाते हैं, तो वो एक चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूटी है, वहां पे बाहर से भी लोगों ने आना है, क्योंकि वो हमारी कंट्री का कैपिटल सिटी है। तो वो जब भी वो जाएंगे, या जब वो चीफ मिनिस्टर जब नहीं कहना चाहिए मैं गाड़ी लूंगा, मैं गाड़ी लकड़ी लूंगा, सरकार का मतलब यूज नहीं करूंगा। देखिए, हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, वो सबको फॉलो करना पड़ता है। जब तक वो नहीं बने थे, उन्हें नहीं इस बात की समझ थी, लेकिन जब बन के तो समझ आ गया कि ये प्रोटोकॉल है ना। ये ऐसी बात नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को लेके आप इतना बवाल, और उसके बाद सीधा नेहरू पे पहुंच जाते हैं, जैसे नेहरू ने कुछ किया ही नहीं। आपको तो हर चीज बनी बनाई मिली है। उन्होंने काम तब किया जब देश में कुछ भी नहीं था, जीरो से स्टार्ट किया उन्होंने। आप रहने दीजिए, बातें हमने बनाया मैडम, पहले हम पूरा क्या बनाया आपने? पूरा डिफेंस कहां से लेते थे? आज बन गए, आज अमेरिका हमसे जहाज ले रहा, तेजी से ले रहा है, वो अमेरिका जो हमें और जो पहले जिन्होंने काम स्टार्ट करवाया, आगे बढ़ गए हैं, उनके स्टोर हमने हटवा दिए। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, देश जानता है, जीडीपी हमारी कहां चली गई है। जब देश आजाद हुआ उस वक्त हमें सुई भी अपनी नहीं थी, एडवोकेट साहब, और 2014 तक क्या क्या हम बना 2014 में 12वें स्थान पे थे, 12वें स्थान में, अब 5वें स्थान में हैं। दूसरी बात हमको गुलाम करके रखा 200 साल, उसके भी आगे निकल गए हैं। जो काम आम आदमी पार्टी ने इन
2 जगह किया है। आप अगर पूरे देश में कर दें तो मैंडेट पूरा मिलेगा आपको, लेकिन आप करने की आप स्थिति में नहीं है आपने क्योंकि मैंडेट देखा ना? आपके सारे मिनिस्टर करप्ट हैं। केजरीवाल लेकिन इलेक्शन लड़के क्योंकि आए, वो काशी भारतीय मोदी जनता के पार्टी खिलाफ में जब हैं, करके तो आए, इसलिए वो बड़े गुजरात में भूखे कितने हुए लोगों की हैं। जुबान थे जब, यूपी में जुबान थे जब सबकी, क्या बात करते हो आप? महिलाओं के बारे में इसने क्या किया? तेजा सिंह जी, आप मुझे बताइए, पहले आपने माइनॉरिटी को डराया हाँ, और लगातार राज किया जी। अब आप पहले माइनॉरिटी को डरा करके आप राज करते रहे, उनको अपीज करते रहे, उनको पढ़ने तक नहीं देगी, और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आप पर लगाते हैं। अब आप पिछड़े वर्ग के पीछे पड़ गए हुए हैं। देखें ये भाई लोग- साहब, देखिए, आरक्षण जब कहा जा रहा है आरक्षण नहीं खत्म हो सकता, तो भाई आप साहब, क्यों बरगला रहे हैं? हमारी अब आप एक ये नेश- भी बरगलाइएगा कि 370 वापस ला के देंगे जम्मू कश्मीर को। नहीं, हमने कभी नहीं कहा ये। हम एक नेशनल पार्टी हैं। हमने हमेशा लोगों की प्रॉब्लमों को आइडेंटिफाई करना है, किस किस सेक्ट के लिए क्या जरूरी है, वक्तन फक्तन हमने ये कहना है। अगर हमने माइनॉरिटीज की बात की है तो ये कोई गुनाह नहीं किया है। माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ हमारे संविधान में दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अगर उसकी कदर करते हुए हमने भी माइनॉरिटीज को कुछ कंसेशन देने के लिए काम किया है, यह कोई जुर्म नहीं है। और फिर क्या वजह है आपके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग 1936 के घोषणा पत्र के साथ जोड़ा जाता है? आपके कहने नहीं, मिnority के लोग, minority के बच्चों को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजेंगे, minority को। लगातार आरोप लगा रहे हैं क्या बात कर, प्रधानमंत्री minority के बच्चों को घोषणा पत्र में है, हमने EWS बनाया, घोषणा पत्र की इस्लामिक कॉपी है, डिक्टो कॉपी। आपने माइनॉरिटीज के बंधुओं को जो चीज उनको विनोद जी, मैं एक बात बताता हूँ, हकदार हैं, अगर वो हम दे रहे हैं तो जमात इस्लामिया कहां से बन गई? हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, एडवोकेट साहब, मैं इनको एक बात बता दूं, जिस तरह ये पहले मिnority को डराते रहे हैं, अब इनको डरा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, आरक्षण हो जाएगा। ये वही साहब है गुरुद्वारे वाला, हम जाएंगे, आगे से प्रसाद मिला, उसको पीछे किया, आगे वाला आगे मिला नहीं, पीछे वाला कोई ले गया। इनके साथ ये होने वाला है इस इलेक्शन में। 4 जून को आपको पता चलेगा, देखने क्या मिलेगा इनको। 4 पे जाएंगे, 44 से 4 पे 4, मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल से इधर जी। तो गिल साहब, ये ऐसा हुआ कि ना खुदा ही मिला ना विसाले यार हुआ। क्या इसका लाभ मिल पाएगा कांग्रेस को, जो अब इन्होंने तुर्प काट का खेला है, सियासी तुर्प का एक का खेला और कहा है आरक्षण खत्म करने जा रही है बीजेपी। हालांकि गृह मंत्री ने इसको स्टेटमेंट दे दिया। इनकी वो मंशा है, हम डंके की चोट पे ये बोलते हैं। ऐसा है, गिल साहब, इन्होंने हर पार्टी का, हर राजनीतिक दल का अपना अपना एक इन्फ्लुएंस है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और 70 साल जैसे आपने देखा है राज भी किया है उन्होंने। एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कई स्टेटों में इनकी वो सरकार भी है। तो कुदरती बात है, आप ये नहीं हम कह सकते कि सारी लोगों का जो वैचारिक तौर पर, देखिए 2 चीजें, राजनीति 2 किस्म की है, एक तो है वैचारिक, एक है चुनावी। इस समय वैचारिक राजनीति पर काम नहीं हो रहा, इस समय चुनावी राजनीति है। चुनावी राजनीति जिस पॉकेट में, जिस रीजन में, क्योंकि रीजनल पार्टीज भी हैं, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अपने अपने रीजन में, और कुदरती बात है कोई अलायंस भी बना है, इंडिया अलायंस करके। इसीलिए तो अगर कंबाइंड होकर अगर किसी खित्ते में या किसी रीजन में इन्फ्लुएंस जो बनता है, वो कुदरती बात है चुनावी रिजल्ट में दिखेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि अपने अपने इन्फ्लुएंस में हर पार्टी कुछ ना कुछ लेके आएगी। मैं ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस क्या करेगी। जहां जहां कांग्रेस को आप रूल आउट नहीं कर सकते, चुनावी चाहे उनके रिजल्ट आए या ना आए, कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए और अच्छा विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि वो वैचारिक तौर पर थोड़े से पीछे हो गए। जी, तेजा सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बात है कि आपके सबके बड़े बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे। एक फिगर है 15 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीजेपी के पास चले गए हैं, जिनमें से 2 ने अपनी पार्टी बना ली है। क्या आओ भक्त गांधी परिवार इसका कारण है? देखिए जनाब, गांधी परिवार के पीछे पीछे भाग करके आपने कांग्रेस का, हमें फख्र है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा इतिहास है, और जो लोग किसी सिंह जी, आप तो पोलिंग भी नहीं मिल रहे आप पहले मुझे बात करने दें। पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे हैं, जो लोग, वो भी उसको भी सोच लीजिए। नहीं, जो लोग किसी
जाती अगराज और मकासद के लिए अगर वो चाहते हैं, कल तेजा सिंह चाहता है कि मुझे पार्लियामेंट मेंबर वो मिले, चांद लोग हो, तो मैं चांद लोग हो, तो मैं प्रवक्ता हूं, तो बहुत मुझे ज्यादा। कल ही मिल जाए, कल मुझको ना मिले और मैं कहूं नहीं जी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है। विनोद जी मैं बताता हूं मैं इनकी जा रहा बात हूं है। बीजेपी में। बार बार शहजादे को लॉन्च करना, एक बार, दो बार, तीन बार, तभी लोग छोड़ के जा रहे हैं, तभी लोग छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, और कोई बात नहीं है। आपने जम्मू आप कोई- कश्मीर की है ही 3 नहीं सीटों इनके पास है ही नहीं, पिछले लेकिन 15 साल से चंद्रमोहन जी, आप पर भी आप आरोप दो लगता है कि कैंडिडेट जम्मू में हैं। आप एजेंसीज का मिसयूज करके जो अच्छे लोग हैं उनको डरा धमका करके अपनी पार्टी में अशोक चौहान क्या दूध से जुड़े हुए हैं, आप बताइए ना। किसी को भी अजीत पवार को एक दिन पहले आप कहते रहे, कोई ये हम चार लोग अजीत बैठे हैं, परिवार को किसी आप को अगर नाजायज किसी को महाभ्रष्ट बात किया, कहते रहे। ऐसे गलत बात है। जिसने इस देश का जो देश को लूटा है उसको लुटाना पड़ेगा जी। जहां बाबा जीतोगे जिसने दाने खाए उनको आप अपने में शुमार कर लेंगे, उनको अपने में अपनी पार्टी में जिन्होंने भ्रष्टाचार कहीं किया ना हो आपकी है, विचारधारा बदल जाए, कांग्रेस जाएगा। मुक्त की जगह कांग्रेस युक्त हो जाए, आपकी विचारधारा बदल जाएगी, कांग्रेस मुक्त की जगह कांग्रेस युक्त हो जाएगी। बिल्कुल इस वक्त हो रही है वो। आने वाले समय में आपको 4 जून को पता चलेगा कि कांग्रेस युक्त होती है या मुक्त होती है, ये आपको 4 जून को सब पता चल अभी जाएगा। दूर नहीं बहुत है। बहुत शुक्रिया आप सबका, महाना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तेजा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए, देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।